नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक बेहतरीन सेशन में। एक वैज्ञानिक को याद करने के लिए आज आप और हम एक साथ हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने हिग्स बोसॉन की कल्पना दी, वैज्ञानिक जिन्होंने गॉड पार्टिकल की अवधारणा दी, वो वैज्ञानिक जिनके साथ भारत के एक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस का नाम जुड़ा, जिसके चलते बोसॉन शब्द बना, वो वैज्ञानिक जो बिग बैंग थ्योरी को समझने में लोगों की मदद किए, वो अब हमारे बीच में तो नहीं लेकिन चर्चाओं में हमेशा के लिए रहेंगे। जी हां साथियों, हाल ही में 8 अप्रैल को आपने अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन अपने साथ में बहुत सारी चर्चाएं इस यूनिवर्स को समझने में लोगों को देकर चले गए। आज का सेशन इस बात पर है कि आपके जाने पर सच्ची श्रद्धांजलि आपके कार्य को चर्चा में लेकर की जाएगी। तो चलिए सेशन में शुरुआत करते हैं। जिन व्यक्ति को आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप हैं पीटर हिग्स। ये वही हैं जिनके नाम से आप हिग्स बोसॉन नाम का साइंस में एक शब्द सुनते हैं, एक पार्टिकल सुनते हैं। ये वही हैं जिनकी वजह से हिग्स फील्ड नाम की चीज सुनते हैं। सब समझ में आएगा, मतलब घबराइएगा नहीं। मैं बहुत आसान भाषा में, जितने आसान भाषा में आप समझ सकते हैं उस तरह से मैं आपको ये समझाऊंगा, और समझने के साथ साथ आप इस सेशन को साथियों से भी साझा कर सकते हैं। ठीक है, आप एक फिजिसिस्ट थे, भौतिक शास्त्री थे, और इनका 94 ईयर की एज में देहांत हो गया है, क्योंकि भाई एक लिमिटेड टाइम स्पैन के लिए ही आप सबको इस सृष्टि में आना है, लेकिन सृष्टि को समझाने में आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होगा। साथियों, आप में, मुझ में कोई भी व्यक्ति जिसका थोड़ा भी सेंस काम कर रहा है, वो कुछ समय बाद ये सोचने का प्रयास करने लगता है कि आफ्टर ऑल मैं क्यों हूं, मैं क्या करने वाला हूं, मेरा लक्ष्य क्या है। ये सवाल हम अपने आप से करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक लोग इस सवाल में एक और पहलू तलाशते हैं कि हम सब लोग आफ्टर ऑल बने कैसे, हम आए कहां से, और हम इवॉल्व होकर जाएंगे कहां तक। आप और हम क्या सोचते हैं, पढ़ लिख लिए तो क्या बनेंगे। कोई मेरा जैसा काम करने वाला व्यक्ति है, वो सोचता है कि काम कर रहा हूं तो मेरा काम का अधिकतम लक्ष्य क्या होगा। लेकिन वैज्ञानिकों के थॉट प्रोसेस में आप हिग्स का अगर थॉट प्रोसेस सोचें, तो उन्होंने प्रयास ये किया समझने का कि इंसान का अस्तित्व कैसे आया, मतलब हम सब बने कैसे। ये बड़ा ही बड़ा विचित्र सवाल है कि इंसान के शरीर में जितने भी प्रकार की चीजें हैं वो आई कैसे, उनका ओरिजिन कहां से हुआ। बिग बैंग थ्योरी अगर थी तो बिग बैंग थ्योरी से आज तक हम पहुंचे कैसे। इतना विचार करने वाला व्यक्ति जिसने कभी थ्योरी कईयों साल पहले बता दी हो, उसको प्रूव होने में 50 साल लगे हों, जिस व्यक्ति ने 1970s के अराउंड में ही बता दिया हो कि सृष्टि के बनने के पीछे पर्टिकुलर ये फील्ड, दैट इज हिग्स फील्ड, जिम्मेदार है, लोगों ने जिसे ना माना हो। लेकिन वर्ष 2012 में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में इस बात को जब प्रमाणित पाया गया, तो कहा कि उस समय उस व्यक्ति ने जो बात कही थी वो सही थी। इसका मतलब आज यदि यह बात प्रमाणित हो रही है तो उसने उस समय ही यह बात कह दी थी, तो चलिए इस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दे देते हैं। साथियों, तो इन्हें 2013 में फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो आज हमारे बीच में नहीं है पीटर हिग्स, लेकिन आज उनकी बहुत सारी चर्चाएं हैं, और उनकी चर्चाओं में आज आपको हम बताएंगे कि उन्होंने किस प्रकार से हिग्स बोसॉन की कल्पना की, और आज की प्रकृति को समझने में या फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे जो कारक जिम्मेदार हैं उन्हें किस प्रकार से समझाया। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है। वैज्ञानिकों का तो टाइटल है ही है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है। नोबेल पुरस्कार जिस खोज के लिए मिला हो, निश्चित ही खास होगा। विज्ञान के बारे में आपका जीएस पेपर 3 अगर आप यूपीएससी के विद्यार्थी हैं, काफी महत्वपूर्ण रहता है। साथ ही साथ अगर आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है। ठीक है, चर्चा है भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स की, जिनका 94 साल की उम्र में निधन हो गया। आप यूके के अंदर रहने वाले थे, यहाँ की एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से आप रिटायर हुए थे, और रिटायरमेंट के बाद 2006 के अराउंड आप रिटायर हुए थे। उसके बाद से सुर्खियों में भी थे क्योंकि नोबेल पुरस्कार मिला और बहुत सारे इनको सम्मान भी प्राप्त हुए। पीटर हिग्स का अगर हम इतिहास समझें तो आपने 1929 में प्रोफेसर हिग्स ने ब्रिटेन के न्यू कैसल अपॉन नामक एक स्थान पर जन्म लिया। विज्ञान की पढ़ाई आपने लंदन के किंग्स कॉलेज से की, इसके बाद में ऑनर्स की डिग्री हासिल की, पीएचडी भी किया, और उसके बाद एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में चले गए। वर्ष 2006 के अंदर आप एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से रिटायर हुए, और यहीं से हिग्स बोसॉन की पार्टिकल की या गॉड पार्टिकल की खोज की कहानी जुड़कर निकल कर आती है।
अब ये क्या है हिग्स बोसॉन की कहानी, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको अतिरिक्त जानकारी दे दूं कि चूंकि नोबेल पुरस्कार मायने रखता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा कि नोबेल पुरस्कार किसको दिया जाता है, कब दिया जाता है, किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। हालांकि वनडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबने ये सब बातें बहुत अच्छे से ध्यान रख रखी होंगी। इन्हें भी बहुत सारे सम्मान मिले थे। हम आते हैं मूल मुद्दे के ऊपर। साथियों, अगर आपसे ये कहा जाए कि आप और हम इस सृष्टि में कैसे आए, तो वही वाली बात है कि सर आदम ईव के ज़माने से कुछ हुआ होगा। कोई कहेगा कि इवोल्यूशन ऑफ अर्थ में, इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स में, इवोल्यूशन ऑफ किंगडम में, एनिमल किंगडम में हो सकता है पहले मछली आई हो, उससे पहले ये हुआ हो, ये हुआ हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पूरी सृष्टि कैसे आई, ये चांद तारे, ये सूरज, ये सब आए कैसे, अर्थ कैसे बनी, इसके बारे में कहाँ से कल्पना लाएंगे, तो एक बार के लिए तो सोचने में लगेगा। अच्छा, फिर हम कहते हैं आकाश गंगा है, फिर हम कहते हैं एक गैलेक्सी हमारी है, ऐसी ना जाने कितनी गैलेक्सीज हैं, ना जाने कितने तारे हैं, चांद सूरज अपने आप में एक तारा है, लेकिन ना जाने कितने तारे इस गैलेक्सी के अंदर चमक रहे हैं। इन सब का कोई तो अंत होगा ना, मतलब कहीं से तो शुरू हुए होंगे ना। तो वैज्ञानिकों ने एक कल्पना की जिसको बिग बैंग थ्योरी नाम दिया गया। दुनिया में लगभग 13.8 अरब साल पहले, मतलब अब ये वो कल्पना है, ना तो किसी का अब्बा डब्बा कोई भी नहीं रहा होगा, लेकिन विज्ञान में क्योंकि कल्पनाओं के अंदर कैलकुलेशन में सिमुलेशन चलता चला जाता है कि एक साल में अगर ये काम होता है तो इतने साल में ये हुआ होगा, अगर ये सब चीज़ें संकेंद्रित होती चली जाए तो ऐसा हुआ होगा। तो कल्पना की गई कि 13.8 साल पहले कोई बहुत जबरदस्त तरीके से एक कॉम्पैक्ट चीज थी, कोई एक ग्रुप समूह था, आप ये समझिए कि कोई एनर्जी का पुंज था 13.8 अरब साल पहले, ठीक है। और उसमें विस्फोट हुआ। मतलब एक तरह से ऐसे समझिए जैसे सूरज है ना, सूरज एक तरह का ऊर्जा पुंज है, आपस में एक जगह संकेंद्रित है, ऊर्जा के अंदर इसमें इतनी ऊर्जा ठूस ठूस के भरी हुई है, अगर इसमें विस्फोट हो जाए और ये विस्फोट अंतहीन ट्रैवल करता चला जाए। अच्छा, एनर्जी है तो एनर्जी के कारण विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद ये दूर तक फैलता चला जा रहा है और ये ठंडा होता चला जा रहा है। भाई विस्फोट के बाद में चीजें ठंडी होंगी ना, एनर्जी कम हो गई, दूर जा रही हैं चीजें। तो कहते हैं बिग बैंग थ्योरी के अंदर ऐसे ही कभी पूरा यूनिवर्स एक जगह संकेंद्रित रहा होगा और वो बिग बैंग के रूप में फटा होगा और उसके फटने से ही आज के यूनिवर्स का निर्माण हुआ होगा। अब सवाल यह है कि कोई चीज फटी होगी, छोटी मोटी चीज रही होगी, कोई पार्टिकल्स रहे होंगे, कुछ तो रहे होंगे, और कुछ नहीं था तो कोई एक ऊर्जा पुंज रहा होगा जो एक जगह संकेंद्रित ऊर्जा था, एनर्जी थी, और उसमें ब्लास्ट हुआ होगा। कल्पना है, कोई उस समय तो था नहीं, लेकिन अस्तित्व को समझाने के लिए एक कल्पना की गई कि एक बार सृष्टि इस प्रकार से फटी होगी। दैट वाज बिग बैंग थ्योरी। ठीक है साहब, सृष्टि नहीं, मतलब सृष्टि का ओरिजिन जहां से हुआ वो इस तरह से फटा होगा। बोले ठीक है। अब लेकिन किसी के पास ये जवाब नहीं कि ठीक है मान लिया, तो एक बात बताओ, अर्थ में इतना वजन है, चांद में इतना वजन है, मून में इतना वजन है, सन में इतना वजन है, स्टार्स में इतना वजन है, तो इतना वजनदार कोई भी चीज अगर रही होगी तो ये आपस में जब मिली होगी और कोई एक संकेंद्रित चीज रही होगी, एक जगह कॉम्पैक्ट कोई चीज रही होगी, तो वो इतना सारा वजन अपने अंदर रखी कैसे होगी। मतलब एक कॉमन सी बात सोचने लायक जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो क्या है कि अगर एक बार के लिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, आप इसको समझिए कि आज की अगर मॉडर्न गैलेक्सी इस प्रकार से है, भाई इस प्रकार से एक गैलेक्सी है हमारी, गैलेक्सी 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 इस प्रकार से है, गैलेक्सी में स्टार्स हैं, स्टार्स का अपना मास है, अर्थ का अपना मास है, मून का अपना मास है, इन सब का मास है। अब अगर ये सब मास युक्त जो चीजें हैं इनको एक बार अगर कॉम्पैक्ट कर दिया जाए तो बड़ा सवाल ये बनता है कि बिग बैंग में कितना वजन रहा होगा। बिग बैंग का कोई वजन क्यों नहीं बताता। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि यूनिवर्स की उत्पत्ति में जो जिस जगह ब्लास्ट हुआ था, असल मायने में वो जो चीज थी ना, इसमें एनर्जी थी लेकिन मास नहीं था। उस एनर्जी ने समय के साथ ठंडा होते होते मास गेन किया। अब आपको थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा, एनर्जी थी, मास गेन किया, समझे नहीं सर। मैंने कहा यार देखो, अगर तुम अलाव तप रहे हो, हीट को सहन कर रहे हो, एनर्जी को फील कर रहे हो, वो एनर्जी अपने आप में वजन गेन कर ले, मैटर में कन्वर्ट हो जाए, आप कहेंगे जच नहीं रही सर, कैसे संभव है फिर सर ये, मतलब ऊर्जा में वजन आ जाए, ये कैसे मान सकते हैं।
यह बात 1964 में पीटर हिग्स ने मानी थी और उन्होंने कहा केवल एक ही तरीका है जिससे बिग बैंग से लेकर आज तक के यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है। और वो तरीका क्या है? जब एनर्जी निकली होगी, उस एनर्जी ने वेट गेन किया होगा, वजन प्राप्त किया होगा, और वो वजन प्राप्त करके ही धीरे धीरे वो एनर्जी छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदली होगी। देखिए, इस पूरी सृष्टि को समझाने के लिए ना 4 प्रमुख बलों की व्याख्या की गई है, जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात की गई है, जिसमें से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की बात की गई है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की बात की गई है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की गई। कहते हैं पूरी यूनिवर्स को अगर समझना है तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जिनको समझना होगा। एक और फोर्स या एक और फील्ड की चर्चा की जाती है, जैसे हिग्स फील्ड कहा गया है इन्हीं पीटर हिग्स के नाम पर, कि अगर सृष्टि को समझना है तो एक 5वां फील्ड और है जिसको हिग्स फील्ड कहा गया। हालांकि वो वीक न्यूक्लियर फोर्स के अंदर जो पार्टिकल है दैट इज हिग्स बोसॉन, उससे कनेक्ट करता है, लेकिन फिर भी इस सृष्टि में वजन कैसे आया अगर इसको समझना है तो हिग्स फील्ड समझना होगा। और हिग्स फील्ड में अब आपके ऊपर से अगर थोड़ा बहुत भी जा रहा हो तो फिर से मैं वापस से लेकर आता हूं, वो इतना सा समझने का प्रयास करें कि मैं वापस लौटता हूं इस जगह। एनर्जी का कोई पुंज था, उस एनर्जी के पुंज में कोई ब्लास्ट हुआ, वो ब्लास्ट से यूनिवर्स तक का ट्रेवल कैसे किया, तो बस यहीं पर ही ये जो डार्क एज आपको दिखाई दे रही है, यहीं पर बस एक चीज समझ लीजिए, और वो ये है कि ऊर्जा वजन प्राप्त की थी, या कहिए ऊर्जा से पदार्थ का निर्माण हुआ था। ऊर्जा से पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ, इस बात को ही हिग्स ने, पीटर हिग्स ने समझाया, और समझाने के लिए उन्होंने जिस फील्ड की बात की उसे हिग्स फील्ड कहा जाता है। और ध्यान से समझ लीजिएगा, हिग्स फील्ड और हिग्स पार्टिकल दोनों अलग हैं। यहां से समझ लीजिएगा, हिग्स पार्टिकल अलग चीज है, हिग्स पार्टिकल एकदम अलग चीज है, और हिग्स फील्ड अलग चीज है। हिग्स फील्ड की व्याख्या क्या है? एक ऐसा प्रभाव क्षेत्र रहा होगा जहां से कोई भी पार्टिकल अगर टकराया होगा तो उसमें वजन आ गया होगा। आपको यह मानना पड़ेगा, जैसे आपको यह मानना होता है कि ईश्वर है या नहीं है, यह आपने एक मान्यता मान रखी है। इधर आप भगवान मानते हैं या नहीं मानते हैं, दो ही तो थ्योरी है ना। डाउट की स्थिति में है तो इसका मतलब कहीं भी कन्वर्ट हो जाएंगे अल्टीमेटली दोनों पाथ पे से कहीं एक। एग्जैक्टली हिग्स फील्ड के बारे में आपको मानना होगा, ये मैंने नहीं, हिग्स ने माना था। अब माना कब था? ये मान लिया 1964 में हिग्स ने। 1964 में ही हिग्स ने दुनिया को कह दिया था कि भाई कुछ तो है जो कि ऊर्जा युक्त पदार्थ, ऊर्जा को वजन देता है, ऊर्जा में पदार्थ बनाने की कैपेसिटी लाता है, यानी कि एनर्जी को जो कि पदार्थ में कन्वर्ट करता है, वजनदार चीज में बदलता है। ठीक है, तो ये कहने वाले कौन थे? खुद ये मतलब जो पीटर हिग्स थे, उन्होंने इस बात को दुनिया के सामने सबसे पहले रखा था। ठीक है साहब, इनका कहना था कि इसी कारण से, चाहे वो प्लेनेट बने हो, नेबुला बने हो, गैलेक्सीज बने हो, इन सब में इसी कारण से वजन आया था। ठीक है साहब, तो बिग बैंग से लेकर आज तक की व्याख्या में जो सबसे बड़ा ट्रिकी पॉइंट बना वो ये बना कि अगर कोई ये ना बता पाए कि एनर्जी से पदार्थ कैसे बना, तो बोले इसके लिए आपको हिग्स फील्ड समझना होगा, हिग्स फील्ड से हिग्स पार्टिकल मतलब पार्टिकल का कनेक्शन बनाना होगा। तो ये बात अपनी कह करके चुप हो गए। बोले साहब जिसको मानना है मान लो, ऐसा हुआ होता है, मैं तो ऐसा मानता हूं, ऐसा कुछ हुआ होगा। लोगों ने मानी नहीं इनकी बात कि अरे वैज्ञानिक हैं, सोच रहे, कल्पना में जी रहे हैं। यह बात सच हुई वर्ष 2012 में। 12 में सच कैसे हुई? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा के अंदर सर्न लेबोरेटरी के अंदर लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के अंदर प्रोटॉन्स की टक्कर करा करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ प्रोटॉन्स की टक्कर करा करके, रोशनी के साथ इस हिग्स फील्ड को महसूस किया गया। कहा गया कि अगर प्रोटॉन में वजन का बड़ा कारण ही यह बताया गया कि प्रोटॉन जब हिग्स फील्ड से टकराता है, तेज टकराता है, तेज इंटरेक्शन करता है, तो ही उसमें वजन आता है। इलेक्ट्रॉन हिग्स फील्ड से हल्के से टकराता है, इसमें कम वजन रहता है। फोटोन जो कि मतलब सोलर पार्टिकल मतलब लाइट को लेकर के ट्रेवल करने वाला जो बंडल है फोटोन, बोले वो हिग्स फील्ड से बहुत मतलब वो टकराता ही नहीं है, इसलिए उसमें वजन ही नहीं रहता है। तो बोले वजन के लिए आवश्यक है कि किसी ने हिग्स फील्ड के साथ कितने अच्छे से टक्कर की होगी। तो पीटर हिग्स ने जो बात 1964 के अराउंड कह दी थी, उस बात को लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में 2012 में माना गया कि वाकई में चार्ज पार्टिकल्स को फील्ड से टकराने पर वजन पैदा किया जा सकता है, मतलब वेट गेन किया जा सकता है। अदरवाइज ऊर्जा से वजन युक्त पदार्थ का बनना व्याख्या में ही नहीं आ पा रहा था। बस ये जो व्याख्या थी ना,
बस इसने दुनिया को दिशा दे दी कि भाई साहब कुछ तो है, और बस ये जो कुछ तो है ना, इसी ने ही इनके माध्यम से पूरी दुनिया को समझने में मदद कर दी। एक अनसुलझी पहेली कि अल्टीमेटली ये सब कैसा हो रहा है उसको समझाने में मदद कर दी। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत हिग्स फील्ड समझ में आया हो। क्लियर है? आ जाता है तो बढ़िया है, नहीं आता है तो समझिए कि एक व्यक्ति है जिसने हिग्स फील्ड की चर्चा की थी, वो इस दुनिया में नहीं रहा। ठीक है साहब। अच्छा, हिग्स फील्ड की बात हो गई, पदार्थ कैसे बनते हैं इसके बारे में बात। ये सारा कंटेंट जो मैं बोल रहा हूं ना, ये सब लिखित में मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जीके बाई अंकित अवस्थी सर या अंकित अवस्थी सर नाम से जो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं उन पर प्राप्त हो जाएगा। सेशन जैसे ही पूरा होगा वहां पर ही सारा चीज डाल दिया जाएगा। ठीक है साहब। तो ऐसी स्थिति में लाइट की ये सब बातें मैं बता चुका आप लोगों को, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर की बात बता चुका। हाँ, तो इसका मतलब मास कैसे आया? अपन कहते हैं ना सब वस्तुएं जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना है, एटम जो है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उनके अंदर वजन है, इलेक्ट्रॉन का वजन कम है। वजन कम क्यों है? तो उसके पीछे की थ्योरी दे चुका था हिग्स फील्ड की, बोले इस कारण से होता है। ठीक है। अच्छा, ये कोलाइडर के बारे में मैंने बता दिया, सन के बारे में बता दिया, सब बातें हो गई। अच्छा, अब सवाल आता है फिर ये हिग्स बोसॉन क्या है? तो हिग्स बोसॉन के बारे में मैंने आपसे कहा कि दुनिया में 4 मेजर फील्ड हैं दुनिया को समझाने में जो काम आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फील्ड, वीक न्यूक्लियर फील्ड और ग्रेविटी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फील्ड को समझने की जो मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जो समझने की यूनिट है दैट इज फोटोन। अगर आपने कभी सोचा हो कि सनलाइट हम तक कैसे आती है, तो हम कहते हैं वेव के रूप में या पार्टिकल के रूप में। पार्टिकल रूप में जब आती है तो उसे आप फोटोन कहते हैं, है ना। उसके अंदर एच न्यू से आप उसकी एनर्जी को व्यक्त करते हैं। डन है, खैर कोई बात नहीं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसमें आप फोटोन को रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से वीक न्यूक्लियर फील्ड में डब्ल्यू और जेड बोसॉन को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो बोसॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो धरती पर हैं उनको समझाने की यूनिट बोसॉन है। गया ऊपर से, कोई बात नहीं। जैसे लाइट हम तक आ रही है, लाइट कहते हैं वेव के रूप में आती है, बंडल्स के रूप में आती है। तो बंडल्स के रूप में आती है तो उसे फोटोन कहा गया है। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, न्यूक्लियर फील्ड्स, नाभिक से नाभिक का जो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है उसकी यूनिट बोसॉन है। मतलब बोसॉन से ही उसका पैमाना तय किया जाता है। ठीक है। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फील्ड के लिए ग्लूऑन, ये उसकी यूनिट है। जैसे कहते हैं ना मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के अंदर एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ऐसी फील्ड्स के लिए जो बेसिक पार्ट है, ऐसे समझिए, अगर मैं कहूं कि एक बहुत भव्य सी इमारत बनी है तो उसकी बेसिक यूनिट बोले ब्रिक है, मतलब ईंटे से बनी हुई है या पत्थर से बनी हुई है। एग्जैक्टली ऐसे ही कहा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है तो बोले इसकी यूनिट फोटोन है। बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फील्ड है तो बोले इसकी यूनिट ग्लूऑन है। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं तो इसकी यूनिट बोले बोसॉन है। मतलब इसका बेस क्या है? बोले बोसॉन है। ग्रेविटी का ग्रेविटॉन है। ऐसे ही जो हिग्स फील्ड है उसका भी बोसॉन ही मतलब वो पार्ट माना गया। अब जितना आपको समझने में दिक्कत आई, ये मैंने समझाया 10-15 मिनट में। वैज्ञानिकों को भी ये बात बहुत ऊपर से निकली थी शुरुआत में। तो एक और वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इस विषय पर एक किताब लिखने की सोची, जिनका नाम था लियोन लेडरमैन। उन्होंने अपने द्वारा जब इस पुस्तक को लिखने के बारे में सोचा तो उन्होंने बोसॉन तो सुन लिया, पर बोले यार क्या ही फर्जी चीज है, समझ नहीं आ रहा है क्या है। तो इसके ऊपर किताब लिखते हैं द गॉड डैम पार्टिकल। मतलब एक तरह से नकारात्मक साउंड करता हुआ, डैम मतलब अपशब्द की भाषा है एक तरह से, गॉड डैम निंदा कर, क्या ही पार्टिकल है, पता नहीं क्या ही आ गया है। लेकिन जब वो पब्लिशर के पास उस किताब को लेकर गए कि मैंने गॉड डैम पार्टिकल करके किताब लिखी है, तो बोले किसके बारे में लिखी? बोले बोसॉन के बारे में लिखी है, हिग्स बोसॉन के बारे में। बोले यार ये नाम सुन के थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब संजीदा नहीं लग रहा है, इसमें से डैम हटा दो। तो वो हटा दिया डैम, तो वो बन गया था गॉड पार्टिकल। तो बोसॉन जो शब्द है ना, उसको उस किताब की वजह से लोग गॉड पार्टिकल के नाम से जानने लगे। अब ये जो गॉड पार्टिकल है ना, जिसको आप बोसॉन के नाम से जान रहे हैं, हिग्स बोसॉन के नाम से जान रहे हैं, इसके बारे में वर्ष 2012 में जब लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के अंदर ये रिसर्च चल रही थी कि ऊर्जा से वजन पैदा किया जा सकता है, और 2013 में जब नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे थे, उससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर छापी। और वो क्या था? उसमें सत्येंद्र नाथ बोस, भारत के एक वैज्ञानिक थे, पूर्व वैज्ञानिक, उनके एक आर्टिकल को लिखते हुए लिखा फादर ऑफ गॉड पार्टिकल, कि दुनिया को सबसे पहले गॉड पार्टिकल का थॉट जिस व्यक्ति ने दिया कि इस दुनिया में जो फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस का जो यूनिट है दैट इज बोसॉन, बोले वो देने वाला, मतलब एक कोई पार्टिकल है जो न्यूक्लियर फोर्स के लिए जिम्मेदार है, उसका जो फादर है वो असल में सत्येंद्र नाथ बोस हैं। लोगों के दिमाग में एक सवाल आया,
बोस को कैसे पता चला? तो भाई साहब हिग्स तो बहुत लेट पैदा हुए, इससे पहले कलकत्ता में एक वैज्ञानिक पैदा हुए जिनका नाम सत्येंद्र नाथ बोस था। वो क्वांटम मैकेनिक्स, अच्छा क्वांटम जो फिजिक्स है ना, उसमें इन फील्ड्स के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा होती है। तो उन्होंने अपनी मैथमेटिक्स से फिजिक्स से एक शोध पत्र प्रकाशित किया, लेकिन उस शोध पत्र को कोई ब्रिटिश जनरल में भेजा, लेकिन उसने प्रकाशित नहीं किया। 1924 में जिस समय तक ये पैदा भी नहीं हुए थे पीटर हिग्स, उस समय अल्बर्ट आइंस्टाइन को उन्होंने एक पत्र भेजा। किसने? सत्येंद्र नाथ बोस ने। और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि न्यूक्लियर फील्ड्स में एक यूनिट होती है जिसके माध्यम से पदार्थ एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, एक पार्टिकल होता है जिसके कारण ये सारा काम होता है। आइंस्टाइन उनके इस थॉट से बहुत ही प्रसन्न हुए। आइंस्टाइन ने उस पत्र को जो सत्येंद्र नाथ बोस ने भेजा था, उसे एक जनरल में, जो जर्मनी का जनरल था, उसमें प्रकाशित करवा दिया कि भाई इस बच्चे ने बहुत अच्छी रिसर्च की है, इसे जगह मिलनी चाहिए। और इस पार्टिकल का नाम, चूंकि सत्येंद्र नाथ बोस ने इसकी रिसर्च की है, इसका नाम बोसॉन दे दो। बोस किस कारण? बोस ऑन, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे होता है, ऐसे बोस ने खोज की है तो इसका नाम बोसॉन रख दो। तो बोसॉन सत्येंद्रनाथ बोस के नाम के ऊपर पार्टिकल बना था। तो आज भी जब हम हिग्स बोसॉन शब्द यूज करते हैं ना, तो हिग्स तो है फील्ड, और बोसॉन ने वीक न्यूक्लियर फील्ड का जो पार्टिकल बताया ना, उसका नाम है। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो भैया इस सेशन को साथियों से साझा कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप में से बहुत ही प्यारे प्यारे विद्यार्थी इस सेशन को सुनते हैं, सुनने के बाद भी अपने बड़े भाई टीचर इसकी बात को नहीं मानते हैं, दुख होता है। लिसनर्स में 45% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। मैं केवल गुजारिश कर सकता हूँ, इतनी रात तक आपका सेशन ले रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि ठीक है तो सेशन शेयर कर दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब करिए। और हाँ, यदि आपको हमारा कंटेंट अपने घर पर मंगाना है तो हमारे नोट्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की 6 किताबें मात्र 1999 में मेरे हैंड रिटन नोट्स आपके घर पर डिलीवर कर सकती हैं। आप इसके लिए अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से हमारे नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।